नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की, और वो टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में त्रिकोणमिति बोलते हैं। अब सुनिएगा, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसके यूजेस क्या होंगे वह जानना बहुत जरूरी है। कारण क्या है, अगर मैथमेटिक्स में किसी चैप्टर या किसी शाखा या किसी ब्रांच की खोज हुई है, डिस्कवर हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसके उपयोग हमें देखने को मिलते हैं। तभी उस शाखा, उस ब्रांच या फिर उस चैप्टर को हम क्या करते हैं, सीरियसली पढ़ते हैं और सीरियसली उसको अलग अलग जगह पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले हम इस ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन को देखते हैं, उसके बाद में इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और उन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड अलग अलग गुणधर्मों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, मैं पहली डेफिनेशन बना रहा हूं इंग्लिश से। देखिए, इसमें ट्रिग्नोमेट्री में यहां पर तीन वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, एक ट्राई, दूसरा गोनो और तीसरा मेट्री। ट्राई का मतलब होता है 3, है ना। फिर मैं बात करूं गोनो, है ना। गोनो का मतलब होता है डायमेंशंस बोल सकते हैं या फिर साइड्स बोल सकते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं साइड्स। ठीक है, और मेट्री जो है वो आया है मेट्रॉन से। मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट करना। ठीक है, इसका मतलब यह है कि एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर जिसकी 3 साइड्स हो, उन साइड्स का हम मेजरमेंट करते हैं किसी गिवन एंगल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, वैसे ही अगर मैं त्रिकोणमिति की बात करूं तो 3 का मतलब देखिए क्या होता है, 3। ठीक है, और कोण का मतलब होता है कोण, और मिति का मतलब होता है कि उसका मापन, है ना। मिति का मतलब क्या होता है, उसका मापन होता है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें एक ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसके 3 कोण परिभाषित है। कितने कोण परिभाषित है? 3 कोण परिभाषित है। तो उसकी कोणों एवं भुजाओं के मध्य संबंधों का अध्ययन गणित की जिस शाखा में किया जाता है वह क्या कहलाती है? त्रिकोणमिति कहलाती है। अब देखिएगा, इंग्लिश मीडियम वाले बोल रहे हैं कि 3 साइड्स लेनी है, हिंदी मीडियम वाले बोल रहे हैं कि 3 कोण ले ले। तो अब दोनों के बीच में हो गया घमासान कि 3 भुजाओं वाली आकृति ले या 3 कोण वाली आकृति ले। तो दिमाग लगाइएगा, जिस आकृति की 3 भुजाएं हैं तो उसके 3 कोण भी परिभाषित होंगे, और जिसके 3 कोण परिभाषित हैं उसकी 3 भुजाएं भी परिभाषित होगी। बात समझ में आ रही? इसका अर्थ यह है कि गणित की वह शाखा जिसमें 3 कोणों से घिरी बंद आकृति अर्थात त्रिभुज जिसे हम बोलते हैं ट्राइंगल, की भुजाओं मतलब कि साइड्स एवं कोणों मतलब यहां पर एंगल के मध्य संबंधों का मतलब है रिलेशन, संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन मतलब स्टडी किया जाता है त्रिकोणमिति कहलाती है। त्रिकोणमिति मतलब ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। ठीक है, अब समझना,
It is a branch of mathematics in which we study about triangles and relation between their sides and angles is called trigonometry. ठीक है, तो इस तरीके से हमने त्रिकोणमिति की परिभाषा को समझा है। अब इसमें कुछ एक वर्ड्स आए हैं, कुछ एक शब्द आए हैं, उन पर हमें थोड़ी चर्चा करनी जरूरी है। त्रिभुज है ना, फिर उसके बाद में इसकी भुजाएं, और साथ ही साथ क्या, उनके कोण। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोण के बारे में। ठीक है, भुजा आप जानते हैं, उससे पहले कोण के बारे में बात करते हैं, एंगल के बारे में बात करते हैं। देखिएगा कोण क्या होता है, कोण या फिर एंगल, इसे समझना जरूरी है त्रिकोणमिति को स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, देखिएगा कोण का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास दो रेखाएं हैं, इफ वी हैव टू लाइंस, है ना, एक आप देख सकते हैं ये वाली लाइन है, ठीक है, और एक हमारे पास इधर से मैं एक और लाइन खींच देता हूं। ठीक है, एक हमारे पास ये लाइन है। ठीक है, इस लाइन का नाम दे देता हूं ओ ए, और इसका नाम दे देता हूं ओ बी। देखिएगा ओ ए लाइन को हम प्रारंभिक रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रारंभिक रेखा। ये अपने पास है प्रारंभिक रेखा, मतलब इनिशियल लाइन। ठीक है, और ये हमारे पास टर्मिनेटिंग लाइन, मतलब अंतिम रेखा। ये हमारे पास अंतिम रेखा, मतलब टर्मिनेटिंग लाइन। देखिए प्रारंभिक रेखा में कुछ परिवर्तन हुआ तो हमें अंतिम रेखा प्राप्त हुई। इनिशियल लाइन में कुछ चेंज हुआ तो हमें फाइनल लाइन या फिर टर्मिनेटिंग लाइन मिली। तो ये जो चेंज है, ये चेंज एंगुलर चेंज है। ध्यान दीजिएगा, एंगुलर चेंज होने का मतलब है कि पहले लाइन इस तरीके से थी, फिर उसमें कुछ चेंज आया तो ओ ए लाइन से क्या बनी? ओ बी लाइन बनी। तो ओ ए और ओ बी में जो चेंज है वो चेंज जो है एंगुलर चेंज है। तो जब किसी भी दो लाइन के मिड का एंगुलर चेंज, कोणीय परिवर्तन ज्ञात करना हो तो वह कोणीय परिवर्तन सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, इंच में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर ये सारे के सारे रेखीय परिवर्तन को निरूपित करने वाले लीनियर चेंज को डिनोट करने के लिए ही काम में आते हैं। जब हम एंगुलर चेंज की बात करते हैं तो एंगुलर चेंज में आप देख सकते हैं यहां पे कि जो चेंज आया है वो एक एंगल की फॉर्मेट में आया, और इसी एंगल को या इसी चेंज को हम क्या बोलते हैं? उन दोनों लाइन के मिड का एंगल। और इसे जनरली हम किससे डिनोट करते हैं? थीटा से डिनोट करते हैं। इसे बोलते हैं इन दोनों रेखाओं के बीच का कोणीय परिवर्तन। क्या बोलते हैं? कोणीय परिवर्तन, एंगुलर चेंज, एंगुलर चेंज। ठीक है, और ये कोणीय परिवर्तन ही इन दोनों रेखाओं के मध्य का क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। द एंगुलर चेंज बिटवीन इनिशियल लाइन एंड फाइनल लाइन इज कॉल्ड एंगल बिटवीन देम। प्रारंभिक रेखा एवं अंतिम रेखा के मध्य का कोणीय परिवर्तन ही उन दोनों रेखाओं के मध्य का क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। बात समझ में? अब इस कोणीय परिवर्तन का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और वो कैसे होता है उसको मैं आपको समझाता हूं। देखिएगा यहां से मान लीजिए हमारे पास ये एक स्थिति है, ये एक रेखा, दूसरी रेखा ऐसे, ठीक है, ये एक रेखा, फिर दूसरी रेखा ऐसे। अब देखिएगा अगर मैं बोलूं ये O है, ये A है और ये B है, ठीक है, ये O है, ठीक है, ये P है और ये Q है। अगर हम किसी कोण का मापन, ध्यान दीजिए, एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, कैसे करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि कोण का मापन कुछ इस तरीके से करें, घड़ी की विपरीत दिशा में, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं क्या? वामाव्रत मापन। क्या बोलते हैं? वामाव्रत मापन। ठीक है, अगर कभी भी कोण का मापन एंटी क्लॉकवाइज होता है
तो हमेशा कोण कैसे नापा जाता है? पॉजिटिव नापा जाता है, धनात्मक नापा जाता है। ठीक है, तो ये जो कोण होगा ये प्लस का थीटा होगा। बात समझ में आ रही? अगर किसी कोण का मापन वामाव्रत न नाप करके हम दक्षिणाव्रत नापते हैं या क्लॉकवाइज नापते हैं, देखिए इसे हम बोलते हैं क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। अगर कोण का मापन क्लॉकवाइज होता है तो हम बोल सकते हैं हमने कैसा नापा है? दक्षिणाव्रत नापा है। तो दक्षिणाव्रत मतलब दक्षिण की तरफ जा रहे हैं, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में जा रहे हैं। तो ये कोण हमेशा नेगेटिव नापा जाता है, मतलब कोण का मापन कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है, मतलब अगर ये कोण थीटा है तो हम इसे क्या लिखेंगे? माइनस का थीटा। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव नापेंगे और क्लॉकवाइज कैसे नापेंगे? क्लॉकवाइज नापेंगे नेगेटिव। क्लियर है भाई सभी को? चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्राइंगल, है ना। ट्राइंगल मतलब क्या? त्रिभुज। अब ट्राइंगल त्रिभुज आप सभी को पता होता है, तीन कोणों मतलब एंगल्स एवं तीन भुजाओं से, भुजाओं मतलब साइड्स से गिरिबंध आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज मतलब ट्राइंगल कहलाती है। अ ज्योमेट्रिकल फिगर हैव 3 साइड्स एंड हैव 3 एंगल्स इज कॉल्ड ट्राइंगल। और वो ज्योमेट्रिकल फिगर जो होता है वो एनक्लोज होना चाहिए, बंद होना चाहिए, है ना। त्रिभुज मतलब ट्राइंगल कहलाती है, ट्राइंगल कहलाती है। ठीक है, अब ट्राइंगल में आप देखिएगा, ट्राइंगल या त्रिभुज बहुत प्रकार के होते हैं। समबाहु होता है, ठीक है। समबाहु का मतलब क्या होगा? कौन सा आपका? इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर विषम बाहु बोलूं या फिर समद्विबाहु बोलूं तो अलग अलग टाइप के होते हैं आपके पास, ठीक है। राइट एंगल भी होता है, आइसोसेलेस भी होता है, अलग अलग टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं। लेकिन जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो स्पेशली राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही हम क्या करते हैं? उस ट्रिग्नोमेट्री में ट्राइंगल को यूज करते हैं। मतलब एक ऐसा ट्राइंगल ही यूज करेंगे जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। उसका रीजन ये है कि पाइथागोरस डायरेक्टली बोलो चाहे इनडायरेक्टली बोलो ट्रिग्नोमेट्री से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? ट्रिग्नोमेट्री से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम देखेंगे यहां पे कि किसी ट्राइंगल के लिए कौन कौन सी साइड्स जो होती हैं वो डिफाइन होती हैं, परिभाषित होती है। क्योंकि काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मैं एक ट्राइंगल ले लेता हूं यहां से, ठीक है। यहां पे ये मेरा वर्टेक्स ए है, शीर्ष ए है, ये शीर्ष बी है और ये शीर्ष सी है। और ये बी जो है वो क्या है? 90 डिग्री का एंगल है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ठीक है। अब सुनिएगा, बी के जस्ट ऑपोजिट वाली साइड, बी के जस्ट विपरीत वाली साइड जो होती है वो क्या होती है? कर्ण होती है, ठीक है। और इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, लंब एवं आधार इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए अगर मैं बोलूं ये थीटा है ना, तो थीटा के ऑपोजिट वाली साइड जो होगी वो लंब होगी ना। क्या होगी? लंब होगी, जिसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। और ये अगर परपेंडिकुलर हो गया तो थर्ड साइड जो हो जाएगी वो आधार हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा, इसका मतलब ये है कि अगर एंगल ये ना लेकर के अगर हम एंगल ये वाला ले ले तो इसके ऑपोजिट वाली साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये बेस हो जाएगा। मतलब कि कर्ण या फिर हाइपोटेनस तो फिक्स होता है,
परपेंडिकुलर और बेस जो होते हैं वो एक दूसरे से चेंज होते रहते हैं, और किस आधार पे? अकॉर्डिंग टू द गिवन एंगल थीटा। थीटा किस अकॉर्डिंग दे रखा है, उसी अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस जो होंगे वो इंटरचेंज होते रहेंगे। क्लियर है भाई सभी को? अब सुनिएगा, अगर मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्री की, है ना, तो सुनिएगा, मैंने आपको एंगल बताया, मैंने आपको ट्राइंगल बताया, ठीक है। अब ट्राइंगल और एंगल, ये आपका एंगल और यहां पर ट्राइंगल की ये 3 साइड्स, और ट्रिग्नोमेट्री में हमने साफ तौर पे यही पढ़ा था अपनी डेफिनेशन में। देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन क्या, कि गणित की वह शाखा, इट इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल और अ ट्राइंगल, ठीक है। अब इस त्रिभुज में मैंने आपको जस्टिफाई कर दिया कि हम जनरली कौन सा लेते हैं, समकोण त्रिभुज लेते हैं। कौन सा लेते हैं? समकोण, है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया, समकोण मतलब राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अब देखिएगा कि इनकी साइड्स एंड एंगल्स के मिड में जो रिलेशन होता है उसी को हम किस में पढ़ते हैं? ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये रिलेशन कैसे बनाते हैं हम लोग, उसको हम किस तरीके से अलग अलग नाम से जानते हैं, ये चीज हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर देता हूं क्योंकि ये मेरा जो ट्राइंगल है वो बहुत काम का है, ठीक है। अब सुनिएगा, ट्रिग्नोमेट्री में हम टोटल 6 रेशियोज जो होते हैं या 6 अनुपात जो होते हैं वो परिभाषित करते हैं, ठीक है। और वो 6 अनुपातों के मान क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो देखिएगा, हम बोलेंगे यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसे बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, तो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या 6 त्रिकोणमितीय अनुपात परिभाषित होते हैं, ठीक है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात की हम परिभाषा क्या लिख सकते हैं? किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज मतलब कि राइट एंगल ट्राइंगल, किसी समकोण त्रिभुज मतलब राइट एंगल ट्राइंगल, किसी समकोण त्रिभुज में विभिन्न भुजाओं मतलब साइड्स का दिए गए कोणों या दिए गए कोण, क्या दिए गए कोण मीन्स एंगल के सापेक्ष अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कहलाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल द रेशियो ऑफ साइड्स फॉर द गिवन एंगल is called ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। अब इसमें अगर मैं बात करूं तो हमारे पास टोटल कितनी साइड्स हैं? हमारे पास टोटल 3 साइड्स है ना, परपेंडिकुलर है, बेस है और हाइपोटेनस है।
दिखाई दे रहा है, परपेंडिकुलर है, बेस है और हाइपोटेनस है। अब हमें क्या करना है, इस गिवन थीटा के लिए हमें इन्हें अलग अलग तरीके से रेशियोज के रूप में लिखना है, और जैसे ही हम अलग अलग तरीके से लिखेंगे तो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन होंगे। ठीक है, अगर कोई पूछे आपको कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 ही क्यों होते हैं, 5 क्यों नहीं होते, 8 क्यों नहीं होते, 10 क्यों नहीं होते, तो आपका आंसर ये आना चाहिए कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास 3 साइड्स ही होती है। राइट एंगल तो क्या सभी में 3 साइड्स ही होती हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में हम राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, तो राइट एंगल ट्राइंगल की 3 साइड्स को कैसे भी करके हम रिलेट करें तो 6 से ज्यादा रिलेशन नहीं बना सकते। तो 6 से ज्यादा रिलेशन नहीं बना सकते तो 6 से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे डिफाइन होंगे, और कम क्यों बनाएंगे जब 6 एग्जैक्टली बन रहे हैं तो ना 6 से ज्यादा ना 6 से कम, एग्जैक्टली 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन होते हैं। ठीक है, देखिए कैसे। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है साइन थीटा। ठीक है, ये किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो होता है, मतलब ये होता है लंब बट्टा कर्ण का अनुपात। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा जो होता है ये बेस अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस का रेशियो होता है। बेस को हम क्या बोलते हैं, आधार, और किसका, कर्ण का अनुपात होता है। ठीक है, फिर टेन थीटा जो होता है वो आपके परपेंडिकुलर डिवाइड बाय क्या, हाइपोटेनस का रेशियो होता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस का ना, हाइपोटेनस नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लंब बट्टा आधार। ठीक है, फिर बारी आती है यहां पे कॉट थीटा की। कॉट थीटा जो होगा वो अपने पास होगा क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, या फिर आधार बट्टा लंब का अनुपात, आधार बट्टा लंब का अनुपात। ठीक है, इसके बाद में यहां से सेक थीटा जो होता है वो अपने पास आता है क्या, हाइपोटेनस डिवाइड बाय बेस का रेशियो। ठीक है, इसे हम बोलते हैं कर्ण बट्टा आधार। क्या बोलते हैं, कर्ण बट्टा आधार। फिर आता है कोसेक थीटा जो होता है वो हमारे पास हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर मतलब के कर्ण बट्टा लंब का अनुपात। कर्ण बट्टा क्या होता है, लंब का अनुपात। ठीक है, ये टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। अब इसको याद कैसे किया जाए, बोले सर आपने रट्टा मारा है क्या, नहीं मैंने रट्टा नहीं मारा। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, इसको याद करने का तरीका इंग्लिश मीडियम में अलग है और हिंदी मीडियम में अलग है, तो मैं आपको बता देता हूं, दोनों ही है ना। जब मैं इंग्लिश मीडियम की बात करता हूं तो आपको कुछ भी नहीं करना, एक बॉक्स बनाओ। ठीक है, यहां से ऐसा। ठीक है, और उसमें कुछ इस तरीके से, इसमें होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये तो होता है आपका इंग्लिश मीडियम में। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो चीज लिखी हुई है ये है साइन थीटा, है ना। साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दिखाई दे रहा है। और ये होता है आपके पास कॉस थीटा। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये होता है आपके पास टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और जस्ट यहाँ पे आ जाता है आपका क्या, कॉट थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ पे आपके पास आता है सेक थीटा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। और यहाँ पे आपके पास आ जाता है कोसेक थीटा, मतलब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशियो। ठीक है, ये तो हो गया अपने पास इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ना। अब मैं हिंदी मीडियम वालों की बात करूं तो इसमें आपको यहां पर
वो सेम टू सेम चीज वही है ना, हिंदी मीडियम वालों के लिए ना। ये आपका मैं अलग कर देता हूं, ठीक है। आपको यहां पे लिखना है लाल बट्टा कक्का। क्या लिखना है? लाल बट्टा कक्का, ठीक है। अब लाल बट्टा कक्का मतलब आएगा वही, क्या आएगा? यहां पे आपके पास आएगा साइन थीटा। साइन थीटा मतलब लंब बट्टे कण। ये आपका कॉस थीटा आधार बट्टे कण। टेन थीटा लंब बट्टे आधार, कॉट थीटा आधार बट्टे लंब। फिर यहाँ पे आ जाएगा सेक थीटा कर्ण बट्टे आधार, और यहाँ पे आ जाएगा कॉसेक थीटा कर्ण बट्टे लंब के बराबर, ठीक है। तो ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए मैंने याद करने का तरीका आपको बता दिया, ठीक है जी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूं इनके मिड में रिलेशन का, ध्यान दीजिएगा। इनके मिड में रिलेशन, इनके बीच में क्या क्या संबंध होते हैं वो आपको अच्छे से समझने जरूरी है, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करूं यहां पे कि साइन थीटा का वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है और कोसेक थीटा का वैल्यू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। दिखाई दे रहा है? एक का वैल्यू p अपॉन एच है और एक का वैल्यू h अपॉन पी है। तो हम बोल सकते हैं ना कि साइन थीटा अगर p अपॉन एच के इक्वल है और कोसेक थीटा अगर h अपॉन पी के इक्वल है, तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हुए कि नहीं हुए? एक लंब बट्टा कर्ण और एक कर्ण बट्टा लंब है, तो दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम हुए कि नहीं हुए? तो हम बोल सकते हैं यहां से कि साइन थीटा का जो मान होता है वो एक बट्टे में क्या होता है? कोसेक थीटा के बराबर होता है। साइन थीटा का मान कितना होता है? एक बट्टा कोसेक थीटा के बराबर। उसी प्रकार से कॉस थीटा बी अपॉन एच है और सेक थीटा एच अपॉन बी है। तो हम बता सकते हैं ना यहां से, क्या बता सकते हैं यहां से कि कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा वो 1 अपॉन सेक थीटा के इक्वल होगा। और वैसे ही क्या टेन थीटा पी अपॉन बी होता है और कॉट थीटा बी अपॉन पी होगा। तो हम बोल सकते हैं यहां पर क्या कि टेन थीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा? एक बट्टा कॉट थीटा के बराबर होगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अब इसको ध्यान में आपको रखना है कि साइन p अपॉन एच होता है, कॉस b अपॉन एच होता है, टेन p अपॉन b होता है। तो ये आपको तरीका ध्यान में रखना है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है जी। अगर ये आप ध्यान में रखोगे तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और हिंदी मीडियम वाले लाल बट्टा कक्का को याद रखना, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले क्या? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और हिंदी मीडियम वाले लाल बट्टा कक्का को। तो आपको कहीं पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जस्ट आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी सहायता से तीन संबंध तो सीधे निकल गए। कौन कौन से तीन संबंध? एक तो अपना साइन थीटा का जो मान है वो एक बट्टा कोसेक थीटा के बराबर निकल गया, ठीक है। अब देखिएगा, इसको अगर मैं और दूसरे तरीके से लिखूं तो कोसेक थीटा को भी तो मैं क्या लिख सकता हूं? एक बट्टा साइन थीटा लिख सकता हूं, है ना जी। तो ये दोनों चीजें हैं वो एक ही है ना, इसमें कोई फर्क नहीं है। अगर साइन थीटा का मान एक बट्टा कोसेक थीटा है तो कोसेक थीटा का मान एक बट्टा साइन थीटा। अब इसमें एक और फॉर्मूला निकल के आता है। अगर मैं इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, वज्र गुणन करूं ना, तो क्या आएगा? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का वैल्यू किसके बराबर? एक के बराबर। तो है एक ही चीज, इसको अलग अलग तरीके से लिखा जा रहा है। साइन थीटा का वैल्यू 1 अपॉन कोसेक थीटा, या फिर कोसेक थीटा का वैल्यू 1 अपॉन साइन थीटा, या फिर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू किसके? 1 के इक्वल, ठीक है जी। चलिए, अब अगर मैं बोलूं ये सेम टू सेम चीज कॉस थीटा में, तो कॉस थीटा का वैल्यू 1 अपॉन सेक थीटा, या फिर सेक थीटा का वैल्यू 1 अपॉन कॉस थीटा, या फिर बोलूं कि सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर? 1 के बराबर। तो आपका ये सेकंड वाला, आपका ये फर्स्ट फॉर्मूला, ये आपके पास सेकंड फॉर्मूला है ना। अब थर्ड फॉर्मूला कौन सा? टेन वाला। टेन वाले में तीनों सेम टू सेम वही। टेन थीटा का वैल्यू अगर हमारे पास 1 अपॉन कॉट थीटा के इक्वल है तो कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन टेन थीटा लिख सकते हैं। या फिर
कॉट थीटा इंटू टेन थीटा, इनका मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल? 1 के इक्वल। क्लियर है भाई? अब इस पर आधारित एक क्वेश्चन मैं आपको बना करके बताता हूं और समझ में आएगा तो बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, बिकॉज अगर आप इसको अच्छे से समझ रहे हैं तो क्वेश्चन भी आपको स्टैंडर्ड लगेगा। देखिएगा क्वेश्चन ये आ जाए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। आपको इसका वैल्यू बताना है, ठीक है? अब देखो, जस्ट हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया है और इतना बड़ा क्वेश्चन ले लिया, लेकिन ये इतना बड़ा क्वेश्चन दिखने में ही लग रहा है, वाकई में ये बहुत आसान है। थोड़ा गौर से देखो, साइन और कॉसेक का मल्टीप्लीकेशन क्या? 1 के इक्वल, ये आ गया 1। टेन और कॉट का मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल? 1 के इक्वल, ये आ गया 1। और सेक और कॉस का मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल? 1 के इक्वल, आ गया 1। 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब देखिए भाई, हमने इस क्लास में 30 से 35 मिनट लिए हैं, लेकिन 30 से 35 मिनट में आप इतना बड़ा क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ठीक है? किस लिए कर पा रहे हैं? क्योंकि आप चीजों को अच्छे से समझ रहे हैं। जब तक मैथमेटिक्स में आप रटोगे, रट्टाफिकेशन इज द बेस्ट फिकेशन फॉर एनी क्वालिफिकेशन, ठीक है? लेकिन यहां पर हमें क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, हमें यहां पर कमांड चाहिए, ठीक है? और कमांड तभी आ सकती है जब आपके बेसिक फंडामेंटल्स एकदम क्लियर हो। जब तक बेसिक क्लियर नहीं होंगे, क्वेश्चन अगर थोड़ा सा घूम जाएगा तो आपका दिमाग भी घूम जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर कमांड अच्छी है, फॉर्मूलाज पे, साथ ही साथ उनके एप्लीकेशन पे और विथ एक्यूरेसी, तो आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से उड़ा दोगे, ठीक है? तो हम आसानी से देख सकते हैं कि हमने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पढ़ा, ट्राइंगल पढ़ा, एंगल पढ़ा, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े। उन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमने लिखा, उसकी वैल्यूज क्या थी और उनको याद करने का तरीका बताया, और उसी की हेल्प से आपके सामने एक शानदार क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया, ठीक है? तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री की और प्रॉपर्टीज को देखेंगे और उससे रिलेटेड और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।